Hi everyone. So today we are here to discuss our current 365 program which we are launching for 71st BPSC mains. Recently DSO का पेपर हुआ था, आप सबने DSO का पेपर देखा होगा और उसमें करंट अफेयर्स का नेचर कैसे चेंज हुआ है ना. यू कैन सी दैट स्पेशली इन द इकोनॉमिक सेक्शन. साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में भी करंट अफेयर्स का इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा है. इवन इन GS1 करंट अफेयर्स यू हैव सम क्वेश्चंस विच आर वेरी वेरी प्रेडिक्टेबल, जो सबको पता भी होगा कि ये आने वाला है. बट देन ऑल्सो उसमें जो ट्विस्ट है, जो एनालिटिकल पार्ट है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. उसके बेसिस पे आप क्या आंसर लिख के आते हो, आपका कंटेंट कैसा है, दैट विल इंश्योर कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे. सो विद दिस वी आर स्टार्टिंग विद आर अप्रोच डिस्कशन कि कैसे हम लोग अप्रोच करने वाले हैं ब्रीफली ऑन द करंट 365 प्रोग्राम. Suprabhat sir will be there. He will also be teaching you all the 365 program, and he is there with us to discuss few of the important things about the current affairs. So Suprabhat sir, please. गुड आफ्टरनून एवरीवन. तो गुड आफ्टरनून. देखिए, बीपीएससी का जो ट्रेंड है वो पिछले कुछ सालों से काफी चेंज हो गया है ना. पहले बीपीएससी में हम लोग देखते थे कि जो क्वेश्चन था वो स्टैटिक पार्ट से ज्यादा इंटीग्रेटेड था, है ना. तो जैसे ये एक हम लोग एक समझने के लिए फॉर द बेसिक पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक जो है वो मैंने एक कंपैरिजन यहाँ पे आप लोग के लिए बनाया हुआ है. ये आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना. इज इट विजिबल? Yes. ठीक है, Yes, sir. ठीक है. तो अभी देखिए कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाई वी शुड मूव टुवर्ड्स करंट अफेयर्स. ठीक है, करंट अफेयर्स की तरफ हमें मूव करने की जरूरत क्यों. तो बीपीएससी पहले और अब वाले बीपीएससी में काफी चेंज हो गया है. बीपीएससी नाउ वांट्स इन्फॉर्म्ड ऑफिसर्स, राइट. तो पहले जो बीपीएससी का इम्पैक्ट था वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक पोर्शन पे था, है ना. आप देख रहे हैं कि अर्लियर द बीपीएससी इम्पैक्ट वाज ऑन स्टैटिक ओनली. लेकिन अब बीपीएससी का ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है. एंड नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग द करंट अफेयर्स विद द स्टैटिक पोर्शन, है ना. करंट अफेयर्स को हम लोग स्टैटिक के साथ जोड़ के देखते हैं. कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा जो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन जैसा पहले पूछा जाता था. पहले क्या था कि मोड ऑफ द क्वेश्चन क्या था, फैक्चुअल. कि आप सीधे जो है वो यदि करंट अफेयर्स में कुछ हुआ भी है तो वो सीधे आप क्या करते थे, फैक्ट्स आपसे पूछ दिए जाते थे. ठीक है, कि व्हाई इट इज इन न्यूज, है ना, इसके बारे में इसके प्रोविजंस बताइए, बस डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. लेकिन नाउ उसके फैक्ट्स के साथ साथ यू हैव टू अंडरस्टैंड द एनालिटिकल एंड कॉन्टेक्चुअल थिंग्स. ठीक है, जो एनालिटिक एनालिसिस है उसका, उस एनालिसिस उसको करके और कैसे आप उसको अपने आंसर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो हमें जो है वो सीखना पड़ रहा है. अब ये धीरे धीरे 69th और स्पेशली 70th बीपीएससी में तो आपको ये एकदम डेप्थ में दिखा होगा. ये देखिए, पहले जो बीपीएससी का ट्रेंड था दैट वाज बेसिकली अ टेक्स्ट बुक बेस्ड, है ना. कि जो आपने पढ़ लिया स्टैटिक पोर्शन में, है ना, जो हमारे पास ऑलरेडी जो है वो मटेरियल्स उपलब्ध हैं, वही फोटोकॉपीज करके सारे इंस्टीट्यूशंस जो वो दे देती थी अपने इंस्टीट्यूशन को. कुछ लिमिटेड आंसर्स लिखने होते थे. लेकिन नाउ इट हैज नाउ शिफ्टेड टू इशू बेस्ड. जैसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन यदि आप लोग देखे होंगे, कुछ लोगों आप लोगों ने 70th का एग्जाम दिया होगा, तो बहुत माइन्यूट डिटेल्स पे बीपीएससी फोकस कर रही है. जैसे दिल्ली बेस्ड इलेक्शन के ऊपर भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, है ना, लास्ट टाइम. ठीक है, यदि कहीं से फॉरेस्ट सर्वे का रिपोर्ट आ गया तो उसमें पूरा फॉरेस्ट सर्वे नहीं पूछा, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा, सिर्फ मैंग्रोव के बारे में पूछ लिया, है ना. तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बहुत माइन्यूट छोटे छोटे चीजों पे भी जो बीपीएससी फोकस कर रही है. तो इट हैज बिकम मोर माइक्रोस्कोपिक एंड इशू बेस्ड, राइट. तो नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम द डायरेक्ट क्वेश्चंस टू हिडन करंट अफेयर्स इन स्टैटिक क्वेश्चन आल्सो. तो स्टैटिक क्वेश्चन में भी हम लोग देखते हैं कि करंट अफेयर्स का एक एमालगमेशन बहुत ही अच्छे तरीके से दिखता है हमें. और यदि नहीं भी दिखता है तो उसके आंसर राइटिंग में यदि हम अपने करंट पोर्शन को लेके आए तो फिर उससे क्या हो जाएगा, हमारा मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. ठीक है, तो देखिए एक बार हम लोग थोड़ा सा होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझते हैं कि करंट अफेयर्स बीपीएससी मेंस में हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना. तो करंट अफेयर्स जो है वो आंसर राइटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए क्राइटेरिया है. आपको पता ही है कि जीएस पेपर 1 में जो सेक्शन 2 है वो डायरेक्टली जो है वो आपका करंट अफेयर से लिंक्ड है. सेक्शन 1 आपका हिस्ट्री है, सेक्शन 2 जो है वो करंट अफेयर है. उस सेक्शन 2 के करंट अफेयर में अब बहुत माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करने की जरूरत पड़ रही है हमें. ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट सोसाइटी से, कल्चर से, सोशल इश्यूज से, इंटरनेशनल रिलेशन, इन सब से डायरेक्ट क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल रहा है हमें. जीएस पेपर 2 में यदि हम लोग देखें तो पॉलिटी का जो सेक्शन है वहां पे भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है. जैसे गवर्नर हमेशा न्यूज में, अभी फिलहाल गवर्नर तो और भी न्यूज में है. प्रेसिडेंट का जो है वो अभी एडवाइजरी पावर्स जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड वो काफी न्यूज में है. इस टाइप की चीजें जो है वो आपसे डायरेक्ट पूछ रही है. और उसमें एक इंग्रेडिएंट क्या ऐड कर दिया जा रहा है, तो दैट यू हैव टू बी एनालिटिकल इन नेचर. डायरेक्ट आंसर आप लिख देंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे, है ना, उसके लिए वे फॉरवर्ड चैलेंजेस नहीं आप बताएंगे, तो फिर आपका आंसर एक तरह से इनकम्प्लीट रह जाएगा. मतलब वन क्वेश्चन
हैड सो मेनी पार्ट्स एंड लेयर्स, है ना, 14+12+12 ऐसे ऐसे करके, है ना, या फिर 12+14, है ना, ऐसे करके जो है वो लेयर्स है उसमें। तो GS2 में भी पॉलिटी में, गवर्नेंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस तो अभी इतना तेजी से चेंज हो रहा है, जहां पर, है ना, करंट अफेयर्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यदि हम लोग देखें तो सिर्फ GS1 GS2 में भी नहीं, जो एसे का आपका सेक्शन है, बोथ सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, तीनों में ही करंट अफेयर्स का अलाइनमेंट करना हमें जरूरी है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के एसेज जो है उसमें तो कुछ टॉपिक भी करंट अफेयर से ही रिलेटेड है, जैसे 70th बीपीएससी मेंस का टॉपिक था इंडिया एंड इट्स रेलेवेंस इन कंटेम्पररी जियो पॉलिटिक्स, नहीं ऐसे करके एक टॉपिक था सेक्शन 1 का, ठीक है। यस। फिर यस सर, सेक्शन 2 में भी जो है वो ऐसे कुछ टॉपिक्स थे। सेक्शन 3 में भी जब आप कोलोकियल थीम्स पे ऐसे लिखते हैं तो वहां पे भी यदि आप उसको करंट से जोड़ दें, बिहार स्पेसिफिक करंट से या इंटरनेशनल से, तो दैट प्रेजेंट्स द बेस्ट पिक्चर, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है आपके पूरे एग्जाम का, दैट इज द इंटरव्यू। तो उस इंटरव्यू में भी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप लोग भी ट्रांसक्रिप्ट यदि कुछ लोग देख रहे होंगे, नहीं देख रहे होंगे तभी आप लोग को देखने को मिलेगा या आप लोग खुद फेस करेंगे आगे, तो वो 70 to 80% तो कंटेंट जो है वो उसका इंटरव्यू का वो करंट ड्रिवन ही होता है। मतलब आपका यदि सब्जेक्ट यदि हिस्ट्री है, आपका यदि सब्जेक्ट जो है वो सोशियोलॉजी, आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो उसमें जो करंट में चीजें चल रही हैं वही आपसे पूछी जाती है। बहुत कम एक आधा क्वेश्चन जो है वो आपके बेसिक थ्योरी से रिलेटेड पूछा जाता है। तो ओवरऑल यदि हम लोग देखें तो स्टैटिक जो है वो उसका रेलेवेंस धीरे 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 कम होते जा रहा है। और जो यूपीएससी का एक पैटर्न हमें देखने को मिलता है कि जहां पर हम स्टैटिक को करंट के साथ कैसे रिलेट करके आंसर्स में प्रेजेंट करते हैं, वो पैटर्न अब धीरे धीरे बीपीएससी नाउ दैट इज स्विचिंग टू, बिकॉज बीपीएससी वांट्स मोर इन्फॉर्म्ड ऑफिसर्स, है ना। बीपीएससी जो है वो ज्यादा इन्फॉर्म्ड ऑफिसर्स जो है वो चाह रही है अब ढूंढने के लिए, ठीक है। तो एक बार ये तो हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया कि बीपीएससी में करंट अफेयर्स जो है उसका क्या रेलेवेंस है, ठीक है। अब देखिए, जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि करंट अफेयर्स में हम कैसे पढ़ सकते हैं, उसका तरीका क्या है करंट अफेयर्स पढ़ने का, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि आप डेली न्यूज रीडिंग करें, है ना, जो हम लोग डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, हेडलाइंस जो है उसमें हम देखते हैं कि रिपीट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यूजीसी जो है वो उसके रिलेटेड जो रेगुलेशंस आए थे उसको लेकर अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो वो कंटिन्यूअसली न्यूज में चलेगा। तो उसमें क्या होगा आपका कि आप एक ही न्यूज को जो है वो बार बार पढ़ेंगे, 45 मिनट्स, 1 आवर, 1 आवर 30 मिनट्स, है ना, आपका क्या होगा डेली जो है वो वेस्ट होता जाएगा। तो इससे बेटर है कि हमें एक कहीं से एक हॉलिस्टिक कंटेंट मिले, जहां से हम उस हॉलिस्टिक कंटेंट में उसका एक पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन हो, क्या है वो बिल, उसके प्रोविजंस हो, उसको कैसे हम एग्जाम में यूज कर सकते हैं उस प्रोविजंस को, यदि क्वेश्चन आएंगे तो उस पर कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या कोई ऐसा ग्रुप मिलेगा जिसमें हम जो है वो क्वेश्चन वो अपने लिख के आंसर्स जो है वो वहां पर डाल सकते हैं, तो और या फिर नहीं तो हम दूसरे के आंसर्स देख सकते हैं उसके ऊपर। तो डेली न्यूज रीडिंग हेल्प्स, आई एम नॉट सेइंग कि ये हेल्प नहीं करता है, बट इट इज वेरी टाइम टेकिंग एंड इट इज रियली अ ट्रबलसम प्रोसेस, राइट। तो डेली न्यूज रीडिंग में आपका क्या होगा, समय जाएगा एक ही टॉपिक के ऊपर और एक ही टॉपिक बार बार रिपीट होते रहता है। जैसे ट्रम्प ट्रेड पॉलिसी है, जैसे है ना, टैरिफ उन्होंने इम्पोज किया हुआ है और वो इम्पोज करना चाहते हैं बहुत सारे कंट्रीज, तो वो रेगुलरली न्यूज में चलता है। लेकिन हमें रेगुलरली उतना न्यूज में कवर करने की जरूरत नहीं, वी नीड टू हैव अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, और उसको हम लोग अपने आंसर्स में कैसे यूज करें वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए हेडलाइन रिपीटेशन होता है। और आप न्यूज़पेपर में एक और चीज देखेंगे या मैगजीन में कि जो इररिलेवेंट डेटा है वो सब डेटा जो है वो वहां पर डंप कर दिया जाता है ना, इररिलेवेंट डेटा। अब जैसे सपोज कीजिए कि वी हैव टू रिमेंबर दैट इंडिया या बिहार कैसे परफॉर्म कर रहा है अलग अलग इंडेक्सेस में। नाउ वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ जो है वो अदर कंट्रीज, ठीक है, एक दो कंट्रीज कंपैरिजन करने के लिए आप याद रख सकते हैं, लेकिन जैसे और भी कंट्री, नॉर्डिक कंट्रीज कैसे परफॉर्म कर रही है, बाल्टिक कंट्रीज कैसे परफॉर्म कर रही है, ऑस्ट्रेलिया कैसे परफॉर्म कर रही है, व्हाई वी नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो एक दो के साथ कंपैरिजन करने के लिए ग्लोबल इकोनॉमी में हम वो याद रख सकते हैं। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक कॉन्साइज एक तरह से वॉलेट होना चाहिए। उस वॉलेट में, ठीक है, जो भी करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं उस करंट अफेयर्स का एक हॉलिस्टिक 1 पेजर 2 पेजर, मैक्सिमम 2.5 पेजर जो है वो नोट होना चाहिए। और वो ऐसा नोट होना चाहिए कि उस नोट को हम वहां से उठाएं और डायरेक्ट जो है वो आंसर में हम लोग जाके फिट करते हैं उसको, ठीक है। मतलब स्मार्ट स्टडी का मतलब तो यही हो गया है ना कि अब बहुत सारे लोग आप लोग में से हो सकता है वर्किंग होंगे, तो उन लोगों के पास और समय कम मिलता है, इसको कैसे हम करें करंट अफेयर्स को। और जब हम लोग देख रहे हैं कि बीपीएससी का मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो अब करंट अफेयर से अलाइंड हो रहा है, तो वी नीड टू डू सच हॉलिस्टिक थिंग्स, है ना। यदि हम नहीं करेंगे तो वी विल बी लैगिंग बिहाइंड, बिकॉज दिस इज व्हाट मेक्स डिफरेंस इन सिलेक्शन एंड रैंक, है ना। सिलेक्शन होना और रैंक लाने में और नहीं सिलेक्शन होने में यही एक बेसिक डिफरेंस जो हमें देखने को मिलता है। तो व्हाट बीपीएससी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, इट इज एक्सपेक्टिंग कि आपके पास एक इशू का अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं सबसे पहले,
ठीक है, उसके बाद आप उस इशू को बिहार से लिंक कर पा रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ईयू के साथ अभी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, तो उसे बिहार का क्या लिंकेज है, बिहार जो है वो कैसे उससे बेनिफिटेड होगा, है ना। तो उसको हम मखाना से लिंक कर सकते हैं, लेदर इंडस्ट्री से लिंक कर सकते हैं, हमारे यहाँ से सिल्क जो है ना, कुछ आइटम्स जो है वो टसर सिल्क से हम उसको लिंक कर सकते हैं। तो ये सब कैसे हम लिंक कर सकते हैं उसको, वेदर यू हैव अंडरस्टैंडिंग और नॉट। तो वो बीपीएससी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ओवरऑल तो आप अधिकारी बनेंगे तो बिहार में ही आके आपको सर्व करना है। तो आप बिहार से आपका लिंकेज है कि नहीं उन करंट अफेयर्स का। नेक्स्ट इज पॉलिसी, यदि कोई इंप्लीमेंट हो रही है और उसका इंप्लीमेंटेशन एंगल क्या है। व्हेन आई से इंप्लीमेंटेशन एंगल, it means both the things, how it will be implemented and what are the challenges and what way forward could you suggest। ठीक है, कि इसको हम लोग इंप्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस आ सकता है और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। एंड द लास्ट बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द ग्राउंड लेवल एग्जांपल्स। ठीक है, यदि कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिला है बिहार में, ठीक है, कहीं पे भारत में कहीं पे भी, तो उस बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम अपने आंसर्स में इंक्लूड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो यदि ये सारी चीज हमें, यदि कहीं पर सपोज कीजिए मिल जाए लिखा हुआ, है ना, उसको हम पढ़ लें, इफ समबडी एक्सप्लेन्स टू यू, डिस्कस हो जाए उसके ऊपर, आप उसके ऊपर क्वेश्चन लिख लें, तो क्या होगा, दीज ऑल थिंग्स विल बी प्रिपेयर्ड, है ना, एक तरह से तैयार हो जाएगा आपका। और ऐसे करके यदि 50, 60, 75, 100 टॉपिक यदि आप प्रिपेयर कर लेते हैं, तो समझिए कि आपका करंट अफेयर्स जो है वो एक तरह से प्रिपेयर्ड है, रामबान हो गया आपका, है ना। आप उसको कहीं पे भी चला सकते हैं, है ना। ठीक है, अब देखिए कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो है वो हम लोग करते हैं, इनफैक्ट मैंने भी किया है ना, पहले अटेम्प्ट्स में, ठीक है, यूपीएससी में भी। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है ना वो पीडीएफ फ्रीक बन गए, वी आर पीडीएफ फ्रीक स्टूडेंट्स। ठीक है, जहां से जो पीडीएफ मिलता है उसको हम लोग कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं। देखा कोई चैनल, अरे हाँ इसमें अच्छा पीडीएफ मिल रहा है, 2 दिन उस चैनल को फॉलो किया, फिर उसके बाद लगा कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत लेंदी है इसका पीडीएफ, छोड़ो इसको। फिर तीसरे दिन किसी और ने सजेस्ट कर दिया, अरे वो वाला चैनल अच्छा है, वो फॉलो करो। ठीक है, तो फिर हम वहां पे चले जाते हैं। तो वी स्टार्ट रीडिंग टू मेनी सोर्सेज, बिकॉज उसके पीछे रीजन क्या है कि एज अ स्टूडेंट वी थिंक दैट कि हमारे पास फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें लगता है कि अरे वो मेरा दोस्त तो वो भी पढ़ रही है, वो पढ़ रहा है, यदि मैं नहीं पढ़ूंगा क्या पता मुझे वो वही टॉपिक आ जाए जो वो पढ़ रहा है। तो वी डोंट नीड टू फॉलो टू मेनी सोर्सेस, है ना। हम लोग हम लोग ने सुना भी है कि यदि हम लोग एक ही किताब को 100 बार पढ़ें, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 100 किताब को हम एक ही बार पढ़ें, है ना। तो रीडिंग टू मेनी सोर्सेस वी शुड स्टॉप डूइंग, स्पेशली, ठीक है, जब आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको पता है कि किस डायरेक्शन में जाती है ना। बीपीएससी मोर और लेस हम लोग प्रिडिक्ट कर पाते हैं, मतलब लास्ट टाइम भी सर ने जो मेंस वगैरह का प्रोग्राम कराया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए, एवरीवन नोज बहुत दैट, सारे है ना। क्वेश्चंस आए, इवन ठीक वी है, कवर्ड मेनी बिल्कुल। क्वेश्चंस इन द करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज ऑल्सो। और साथ साथ जो हम्म, यूट्यूब पे हमने वीडियोस डाले थे, अगर बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स होंगे दे कैन गो एंड वॉच, कि बिल्कुल, उससे यस। डायरेक्ट हिट क्वेश्चंस आए थे टॉपिक्स। तो अभी जो मेंस का है हमारा टाइम है, जो 2 महीना 2.5 महीना हमारे पास बचा है मेंस के लिए, उसके लिए ये सारी चीज़ें जो मिस्टेक्स नहीं करनी है, जो सुप्रभा सर बता रही है। सर सुप्रभा सर, यू कैन यस सर। कंटिन्यू। तो जैसे पहला जो बहुत सारे सोर्सेज को फॉलो करते हैं, तो उसको करना बंद कर दीजिए। ठीक है, कोई एक सोर्स फॉलो कीजिए, और एक सोर्स ऐसा होना चाहिए आपका कि वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पर डे बेसिस पर यदि 10 करंट अफेयर्स के न्यूज बन रहे हैं तो 10 के 10 करंट अफेयर्स आपको बताया जा रहा है। मतलब ऐसे करके अभी तो 3 महीना आपके पास, कुल मिला के 90 दिन है। 10 करंट अफेयर्स यदि पर डे बन रहे हैं, 90 × 10 करेंगे, फिर 900 टॉपिक्स कवर करना, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। क्यों आप उसमें घुस रहे हैं, आप उसके अलावा जो है वो कुछ और कर सकते हैं। आप साइंस एंड टेक पढ़ सकते हैं, आप हिस्ट्री को और अच्छा मजबूत कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन पे फोकस कर सकते हैं। तो इसलिए स्टॉप रीडिंग टू मेनी सोर्सेज, सबसे पहला। दूसरा, जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर एक जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, इंडियन एक्सप्रेस अपने आप में ही एक ग्रंथ है। उसको पढ़ने में 2 से 2.5 से 3 घंटा लगता है, ठीक है, यदि आप उसको हॉलिस्टिकली पढ़ना चाहेंगे। और आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यू विल थिंक कि अरे ये एडिटोरियल ये भी मुझे काम का लग रहा है ना, ये वाला एडिटोरियल ये भी मुझे काम का लग रहा है। एक्सप्लेन्ड पेज है, वो अपने आप में इतना सारा डेटा उसमें है, ठीक है, जिसमें लगेगा आपको कि ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि कोई हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें भी जो है वो बहुत सारी चीजें आती हैं जो आपको पता ही नहीं चलता है कि इसको कवर करें या ना करें, है ना। कुछ पॉलिटिकल न्यूज दिख जाता है आपको, आपको लगता है कि अरे ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ कुछ लोकल न्यूज दिख जाती है, आपको लगता है ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना, बहुत सारे सोर्सेज को फॉलो करना, बहुत सारे मैगजीन्स को फॉलो करना, है ना। करंट अफेयर्स के लिए अलग से जो है वो कहीं पर एक कोई मतलब जो है वो ये अपना नोट शीट बनाना, ये सब देर इज, दीज ऑल आर रिडंडेंट थिंग्स। मतलब कभी ये इंपॉर्टेंट था और कभी ये लोग करते थे बिकॉज रिसोर्सेस हमारे पास काफी लिमिटेड थे। नाउ बिकॉज व्हेन यू आर गेटिंग, आपको जो है वो एक, है ना, एक अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म पे आपको एक अच्छा सा जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ यदि आपको सब कुछ मिल रहा है, देन व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम इन ऑल दिस। मतलब बेसिकली यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी, है ना। आप क्या कर रहे हैं, तो अपने एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। और
ऐसे में आपको जो अलग अलग तरह के करंट अफेयर्स मिलते हैं, वहां पे आपको बिहार का लिंकेज भी नहीं मिलता है। मतलब सपोज कीजिए कि किसी चैनल से आपने कुछ पढ़ लिया, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि आपको जो है वो वहां से बिहार से लिंकेज जो है वो आपको मिले, ठीक है। तो ये सब चीज जो है वो हमें करना बंद कर देना। जो करंट अफेयर्स है वो हमारा क्या होना चाहिए, दैट शुड बी माइक्रोस्कोपिक, इनविजिबल, मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि हमें कम से कम एफर्ट्स में हम ज्यादा से ज्यादा चीज गेन कर ले और उसको हम अपने आंसर्स में होलिस्टिकली यूज कर ले, सो दैट कि आवर आंसर शुड बी इम्पैक्टफुल, ठीक है। एक नॉर्मल आंसर और एक अच्छे आंसर और एक बहुत अच्छे आंसर में क्या डिफरेंस होता है, कि नॉर्मल आंसर में, जैसा कि मैंने पहले भी दिन बताया था, कि एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन होता है। अच्छा आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड होते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा आंसर ये होता है कि उसको आप सब जगह से लिंक कर दिया अपने करंट से, ठीक है। इंट्रोडक्शन में भी कुछ करंट का डेटा दिया है ना, बॉडी में भी करंट से उसको लिंक किए, कंक्लूजन भी आपका होलिस्टिक है और वो करंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इंपैक्टफुल आंसर्स कैसे क्रिएट होगा, तब तक नहीं होगा जब तक आपको डेटा फैक्ट्स नहीं पता है और करंट अफेयर्स का जो है वो आपका होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, राइट। तो वी शुड स्टॉप डूइंग दिस मिस्टेक्स एंड वी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग दैट हाउ कि हमारा आंसर जो है वो और ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकता है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग। सपोज कीजिए कि आप यदि करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और कोई व्यक्ति करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहा है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए कि यदि जीएस2 पेपर का यदि हमसे बात करें, तो जीएस2 में आपको इस बार सर 16 क्वेश्चंस लिखने थे, है ना, यस आई यस। थिंक 5, 5, 10 और 6, ये सर 16 क्वेश्चंस लिखने थे इस बार जीएस2 में। तो 16 क्वेश्चन हो गए आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और दो दो चार एक पांच, मतलब 5 लॉन्ग आंसर आपको जो है लिखने होते हैं। तो सपोज कीजिए 21 क्वेश्चन यदि है और आप यदि करंट अफेयर्स का एक इंग्रेडिएंट, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट आप 21 क्वेश्चन में आप यदि इंक्लूड कर लिए, हर एक क्वेश्चन में यदि आपको एक एक मार्क्स का भी यदि एज मिल जाता है, तो दैट इज 21 मार्क्स इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स जो वो नहीं किए। मान लीजिए यदि किसी ने किया भी होगा तो 50% क्वेश्चन में किया होगा, 10 क्वेश्चन में, 11 क्वेश्चन में, 12 क्वेश्चन में किया होगा, फिर भी आपको कहीं ना कहीं 10 से 15 नंबर का एज तो है आपके पास, ठीक है। और ये एज, ट्रस्ट मी, 10 से 15 नंबर का एज जो है वो बहुत ही बड़ा एज होता है ऐसे हाईली कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, जहां पर एक एक दो दो नंबर से लोग आप देखते हैं कि या तो क्वालिफाई करते हैं, या तो अच्छा रैंक मिल जाता है उनको, या तो जो है वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। तो करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज है दैट कैन नॉट बी निग्लेक्टेड, इसको हम लोग निग्लेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, स्पेशली इस फेज में, मेंस प्लस इंटरव्यू, ये दोनों फेज में तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक सर कि करंट अफेयर्स के लिए, है ना, वी शुड यस। हैव अ हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, है ना, हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे पास एक एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए और एक एजेंडा होना चाहिए। ये तीनों चीज होने चाहिए आपके पास, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए और एक एजेंडा होना चाहिए। ये तीनों चीज यदि कोइंसाइड करता है, देन ओनली यू कैन परफॉर्म द बेस्ट, है ना, अपने लेवल पे आप बेस्ट कर सकते हैं इन द करंट अफेयर सेक्शन। ओवर टू यू सर। Okay, okay. So overall, Suprabhat sir has told the significance of current affairs from his perspective और हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे करंट अफेयर्स को और कैसे रिक्वायर्ड है आज की डेट पे बीपीएससी के मेंस एग्जाम के लिए. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंस एग्जाम राइट नाउ एंड नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द फीचर्स ऑफ दिस प्रोग्राम की करंट अफेयर्स 365 प्रोग्राम जो फर्स्ट मेंस के लिए इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है. सो वी विल बी कवरिंग 75 प्लस डायरेक्ट हिट टॉपिक्स, है ना. डायरेक्ट हिट टॉपिक्स इन द सेंस जैसे आपने अभी डीएसओ का पेपर भी देखा होगा, उसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज जो थे वो पूछे गए, जैसे G20, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स अभी किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, वो पूछा गया था. तो सिमिलरली वी विल बी कवरिंग मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज जो लाइक दीज कैन बी कॉल्ड एज बर्निंग इश्यूज, है ना. बर्निंग इश्यूज मतलब कि दीज आर टू बी डन, मस्ट है इन पे प्रिपेयर करना कॉम्प्रिहेंसिवली, ताकि इनमें से क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें बहुत अच्छा लिख के आए, यू विल गेट बियॉन्ड 50% मार्क्स, है ना, जो आपका लेट से और ये ये एक तरह से सर क्वेश्चन आउट है ना, क्वेश्चन ये आउट है. क्वेश्चन आउट बिल्कुल है एक तरह बिल्कुल से। बिल्कुल. बिल्कुल, ये कोई क्वेश्चन मतलब आपको, क्वेश्चन बिल्कुल। बिल्कुल आज के समय में देखो डेफिनेटली क्वेश्चन विल बी आउट, है ना. मतलब वी विल बी गिविंग द टॉपिक्स, वो आपको पता चल जाएगा ना. देयर विल बी टॉपिक्स बट जो अंदर का कंटेंट है, जो अंडरस्टैंडिंग आप लेके आओगे ना, लेट मी जस्ट शो यू द एग्जांपल आल्सो ना, कि जो आपको करंट अफेयर्स में जो हम लोग क्लासेस लेंगे, नोट्स विल बी समथिंग लाइक दिस हैंड रिटन, और इसके बाद वी विल बी टेकिंग द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑल्सो. तो बिल्कुल कीवर्ड्स में आपको कैसे खेलना है, डायग्राम्स कैसे बनाने हैं, वी विल बी टीचिंग यू दीज थिंग्स ऑल्सो, है ना. आप देखो कि ऑब्जेक्टिव है तो कितने क्लीन क्लीन लिखा है ना, दो दो लाइन में आपको पूरा पॉइंट्स लिखना है अपना. तो इन दिस वे वी विल बी टीचिंग यू सो दैट यू कैन इम्प्लीमेंट दिस प्रेजेंटेशन पार्ट ऑल्सो, है ना. प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लंबा लंबा स्टेटमेंट लिख के आएंगे, वहाँ मार्क्स कम मिलेंगे, एग्जामिनर से रीडिबिलिटी नहीं बनती है. तो वी विल बी फॉलोइंग ईच एंड एवरी निटी ग्रिटीज जो रिक्वायर्ड हैं इस एग्जाम में, और स्पेशली इन द करंट अफेयर्स पार्ट. दिस इज अबाउट द
नोट्स जो आपको मिलेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस विल बी देयर, 75 प्लस डायरेक्टेड टॉपिक्स है जो यू विल बी गेटिंग क्लासेस ऑल्सो इन डिटेल. क्लासेस विल बी टेकन बाय मी, by Suprabhat sir, and there will be special classes by some faculties also. So this is done. One pager notes as I have shown you, जो आपको दिखाया है notes इस form में मिलेगा, and we will give you some other materials also, some other collection of data, facts and all those things, value addition things also. These things will be available in the portal. Direct hit mains question. अब now इसका significance क्या है कि अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, let's say कि you have studied the topic of G20, यू हैव स्टडीड द टॉपिक ऑफ डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, वो भी न्यूज़ में था बिकॉज गवर्नमेंट ने उसके रूल्स नोटिफाई किए हैं, उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज भी बहुत ज़्यादा इस साल हुई हैं. आप सबने सुना होगा समय रैना वाला केस हुआ था. सो फ्री स्पीच ना, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन लॉ, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और 71st मेंस में वी आर एक्सपेक्टिंग की जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज फ्रॉम डीएसओ. डीएसओ में थोड़ा सिंपल था बट देर विल बी सम कॉम्प्लेक्सिटी इन द केस ऑफ 71st मेंस. सो वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. और उसके बाद उस पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा ना, यू विल हैव डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस. लेट्स से कि कोई सिंपल टॉपिक है, कोई एक्ट है, लेट्स से कि ये जो हमने शांति एक्ट देखा, अब इससे रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे ताकि आप उसको होलिस्टिकली कवर कर सको, लिख भी सको, प्रैक्टिस भी कर सको बिफोर यू राइट द एक्चुअल आंसर ऑन दिस टॉपिक इफ इट कम्स इन द मेंस एग्जाम. सो दिस इज एन एडिशनल एडवांटेज कि आपको यहाँ से पढ़ना है, समझना है, एंड देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन. सो वी विल हैव अ सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप फॉर दिस ऑल्सो, जहां पर क्वेश्चंस है ना, क्लास होने के बाद क्वेश्चंस को पोस्ट कर दिया जाएगा, वहां सब लोग अपने आंसर्स लिखें एंड देन दैट विल बी पीयर रिव्यूड. सो दिस इज अगेन another feature of this particular course. Bihar economic survey, Bihar budget, again Suprabhat sir will be taking lot of sessions on Bihar specific things. और सर एक इशू क्या होता है ना, जैसे इकोनॉमिक सर्वे और बजट है सर, उसमें सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारे डेटा होते हैं. यस, अब हमें ये नहीं पता लगता है कि हम कौन सी स्कीम और कौन सी डेटा को हम कहाँ पे यूटिलाइज करें, कहाँ पर यूटिलाइज करें. है ना. जैसे सपोज कीजिए कि यदि क्वेश्चन आपसे पूछा विमेन एम्पावरमेंट, है ना, तो लोग समझते हैं कि सिर्फ महिलाओं का एम्पावरमेंट करना है तो हम सिर्फ महिला वाला जो है वो वहां पर डेटा या मतलब स्कीम्स लिख सकते हैं. विमेन एम्पावरमेंट इज अ होलिस्टिक टर्म, वी शुड अंडरस्टैंड दिस, है ना. तो हमें वहां से महिला के लिए मतलब चाइल्ड बर्थ से लेकर और उसके एजुकेशन से लेकर उसके उसके जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर उसके बाद में जो है वो एक तरह से सोशल सिक्योरिटी स्कीम में उसके उनके लिए पेंशन योजना क्या हो सकता है, सब कुछ हमें वहां पर लिखना है. सिर्फ हम यदि विमेन एम्पावरमेंट में एजुकेशन और यदि हम ये लिख देंगे कि उनको जो है वो हम मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए दे रहे हैं और 2.5 लाख रुपया और देंगे, उससे काम नहीं चलेगा, है ना. तो इसके लिए एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको आपके पास होना चाहिए. आप सपोज कीजिए कि दो लोगों ने दो आंसर लिखा, एक ने जो है वो सिंस वुमेन के चाइल्ड के बर्थ से लेकर उसको वहां तक दिखाया कि कहां पर आपको सोशल सिक्योरिटी पेंशन तक मिल सकता है, और किसी ने सिर्फ 2 ही पॉइंट दिखाया कि आपको एजुकेशन में बिहार सरकार क्या कर रही है और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या कर रही है. तो ऑब्वियस बात है डिफरेंस तो वहीं पे दिख गया. व्हाई शुड चेकर रिवार्ड दैट आंसर, है ना, क्यों रिवार्ड करेंगे उसको. तो जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट है वो अपने आप में ही इतना अच्छा जो है वो डेटा का सोर्स होता है और अच्छा जो स्कीम का सोर्स होता है, जिसका यूटिलाइजेशन यदि आप अपने आंसर में करेंगे अलग अलग सेक्टर्स में, एजुकेशन में, हेल्थ, पब्लिक सैनिटेशन में, है ना, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स में, अलग अलग पॉवर्टी एलिवेशन में, तो आपका आंसर जो है वो ऐसे ही यूनिक बन जाएगा. एक एक चीज भी यदि आप आपका आंसर वो इंटीग्रेट कर लेते हैं उसमें तो. यस इट सर. एक्चुअली इम्प्रेसेस, जब एग्जामिनर आपका कॉपी पढ़ता यस है तो सर. वो इम्प्रेस हो जाता है कि अरे सी ही हैज रिटन दिस ऑल्सो. तो थोड़ा सा भी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आता है, आपको आधा नंबर, 1 नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा कंटेंट की वजह से. एंड प्रेजेंटेशन पार्ट तो है ही है. तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट विल बी कवर्ड इन डिटेल इन द सेंस कि जो मेंस में रिक्वायर्ड है जितना, we will have that. And value addition sessions में there will be lot of sessions in terms of data fact, in terms of usage of AI and all those things. We will have lot of value addition sessions for included in this particular 365 course. तो course का duration जो होगा, it will start from 6th February. We will be giving you some of the initial topic listing जो हम लोग cover करने वाले हैं, क्लास का शेड्यूल क्या होगा, किस टाइम पे होगा. This we will be releasing on 5th evening or maybe 6th morning on our Telegram channel as well as YouTube post. So post भी follow करते रहेंगे. कोर्स विल बी रनिंग टिल 10th April. 10th April तक विल टारगेट कि आपका जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है या इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वी विल कवर, ट्राई टू कवर इट बाय 10th April. और आपका मेंस का एग्जाम अप्रैल एंड में है, सो यू विल गेट एडिशनल टाइम ऑफ 15 days टू रिवाइज ऑल दोस थिंग्स. बट इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ना, वी विल बी कवरिंग इट इन सो डिटेल, है ना, सो एनालिटिकल वे कि आपको उस रिविजन पीरियड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन फोकस ऑन अदर थिंग्स लाइक एसे, लाइक हिस्ट्री, लाइक पॉलिटी. जो भी आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है आप वहाँ पर एडिशनल एफर्ट डाल सकते हैं. सो दिस इज ऑफ 2499 राइट नाउ फॉर फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स. अर्ली बर्ड ऑफर है.
and those who want to enroll can enroll by scanning this particular QR code. आप ये QR कोड को स्कैन करेंगे, डायरेक्टली आपको कोर्स का लिंक मिलेगा. इन केस यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. दिस इज़ आर वेबसाइट एंड दिस इज़ आर टेलीग्राम चैनल. तो टेलीग्राम चैनल पे भी आपको इस कोर्स का लिंक मिलेगा. यू कैन ज्वाइन थ्रू द लिंक ऑल्सो, अदरवाइज यू कैन स्कैन दिस QR कोड एंड ज्वाइन दिस पर्टिकुलर कोर्स. कोर्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 6 February. एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप है. वंस यू एनरोल यू विल बी एडेड टू दैट टेलीग्राम ग्रुप, and there will be a writing group also. In that also you will be added. So this was about the program details. Now let me show you some of the DSO क्वेश्चन पेपर ऑफ करंट अफेयर्स, है ना. DSO का पेपर अभी 29 और 30 तारीख को हुआ है. सिलेबस वॉज सिमिलर, बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेबस था मेंस का. यू कैन सी द करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो सुप्रभात सर भी बता रहे थे कि कैसे इंटीग्रेट किया जा रहा है, कैसे एनालिटिकल नेचर है. जो स्टार्टिंग में उन्होंने बोला, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना, पहला वाला, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रीसेंट G20 समिट, हाईलाइट इट्स इम्प्लीकेशन फॉर ग्लोबल गवर्नेंस एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी. सो सुप्रभात सर ने जैसे बोला कि बीपीएससी अगर पहले के पैटर्न में पूछता तो वो पूछता कि आउटकम्स बता दो आप बिल्कुल G20 समिट के, है ना. बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल इन्होंने सर। है ना, यहाँ पर इन्होंने हाँ 3-4 चीजें पूछी है. सिग्निफिकेंस क्या देखिए है. सर, कितना कितना ड्रास्टिक पैटर्न में चेंज है. यदि पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता तो वो सिर्फ हम्म सीधे पूछते कि G20 समिट हुआ है, इसके बारे में बताओ. आप देखिए 8 मार्क्स के क्वेश्चन में इसमें 3 इंग्रेडिएंट उन्होंने 3 ले आए. इंटीग्रेंट पूछ लिए, 3 बिल्कुल. इंग्रेडिएंट सिर्फ 8 मार्क्स क्वेश्चन में. पहला इंग्रेडिएंट है कि आपको सिग्निफिकेंस बताना है भाई, कि हम्म G20 समिट का सिग्निफिकेंस बताइए, है ना. दूसरा इंग्रेडिएंट है कि इसका इंप्लीकेशन क्या होगा ग्लोबल गवर्नेंस के ऊपर. एग्जैक्टली. और तीसरा इंग्रेडिएंट है कि भारत के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट होगा. नाउ 8 मार्क्स के क्वेश्चन में यदि सपोज कीजिए कि आप सिर्फ न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स पढ़ेंगे या फिर किसी जगह से पढ़ेंगे, तो आपका क्या होगा कि एक न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल में उसका सिग्निफिकेंस होगा, दूसरे आर्टिकल में कहीं कहीं किसी दिन उसका इंप्लीकेशन छपेगा, और तीसरे आर्टिकल में कहीं पे उसका फॉरेन पॉलिसी के ऊपर चर्चा किया जाएगा. नाउ आपको क्या इशू होगा, तीनों को आपको एक तो दिमाग में रखना है, ऊपर से उसको रिवाइज करने के लिए आपके पास कोई पॉइंटर्स नहीं है, है ना. या तो चैट जीपीटी या आप एआई का इस्तेमाल करेंगे उसके लिए. और तीसरा क्या होगा कि कैसे हम उसको इंटीग्रेट करें अपने आंसर में, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है. देयर वुड बी नो थर्ड आई व्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको एक्सपर्ट एडवाइस बोलते हैं. तो ये 3 इंग्रेडिएंट लेकर 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है. तो यदि सपोज कीजिए बहुत अच्छा आंसर कोई लिखेगा इसमें तो 5 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 6-7 तो मिलता नहीं, 8 मिलता नहीं, आपको भी पता है. 8 मार्क्स मतलब 5 नंबर लाने के लिए भी आपको तीनों इंग्रेडिएंट को होलिस्टिकली टच करना पड़ेगा. एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना है आपको, एक अच्छा कंक्लूजन लिखना है उसमें आपको, है ना. तो दिस बिकम्स रियली चैलेंजिंग कि यदि आप एक धारा में बह नहीं रहे, आप अकेले जो है वो पहाड़ चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं. इट इज लाइक दैट, है ना. यस. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यस सर. अब इसमें सिग्निफिकेंस क्या था इस इवेंट का, लेट मी जस्ट टेल यू. क्योंकि G20 तो लास्ट 2-3 साल से पूछ ही रहा है बीपीएससी. 9th में भी बिल्कुल पूछा था, 17th में भी पूछा. सो इसका सिग्निफिकेंस ये था कि ये पहला G20 था टू बी होस्टेड ऑन द अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट, है ना. साउथ यस. अफ्रीका में हुआ था पहला. तो सिग्निफिकेंस ये था ओवरऑल. इम्प्लीकेशन ग्लोबल गवर्नेंस के लिए आप देख सकते हो, इस तरीके से सोच सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप, यूएसए ने बॉयकॉट किया था इस चीज को, है ना. सो अगेन, हाउ डू यू सी दिस G20 समिट इन द टर्म्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, बिकॉज है ना वन ऑफ द मेजर कंट्रीज यूएसए वाज एब्सेंट, ठीक. और जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है वो वी कैन अंडरस्टैंड कि जो ग्लोबल साउथ में इंडिया का रोल है, दैट कैन बी इंडियाज रोल, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी की. तो यू कुड हैव शेप, नो, इन तीनों चीज़ों को आपको पता होना ज़रूरी है. साथ में इसके पॉइंट्स पता होने ज़रूरी है, क्या ना इसका जो आउटकम था वो भी पता होना ज़रूरी है, सिग्निफिकेंस, इम्प्लीकेशन, ग्लोबल गवर्नेंस में इंडियन फॉरेन पॉलिसी स्पेसिफिकली. तो वी विल बी डीलिंग विद ऑल दीज थिंग्स कॉम्प्रिहेंसिवली इन आर सेशंस. अगेन यहाँ पर दूसरा एक दिन क्वेश्चन. हम लोग आंसर राइटिंग सेशन में सर चर्चा भी कर रहे थे. यस. ये जो G20 समिट है वहां पर भारत ने 6 डिफरेंट चीजें प्रपोज की हैं. हम्म. 6 अलग अलग चीजें प्रपोज की हैं. जैसे उन्होंने बोला है कि जो ये है सर, जो स्क्रिप्ट्स हैं बेसिकली अफ्रीकन यूनियन के या फिर अफ्रीका के जितने भी कंट्रीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट्स हैं उसको प्रिजर्व किया जाए एक तरह से, है ना. हम्म. अफ्रीका के लोगों के लिए जो है वो वहां भारत ने पहल किया है कि वहां पर स्किलिंग किया जाए एक तरह से, है ना. तो इंडिया, जैसा सर बता रहे थे कि भारत जो है वो ग्लोबल साउथ का एक तरह से लीडरशिप के रूप में देखा जा रहा है, लीडर के रूप में. एग्जैक्टली. तो भारत ने अपने तरफ से क्या क्या किया, यदि ये 6 में से सपोज कीजिए आप 3 पॉइंट्स यदि वहां पर लिख दिए, डिफरेंस ये लिख कर आए कि भारत जो है वो ग्लोबल साउथ के लीडर में, और भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टेंस था G20 में. और उसके साथ आप यदि 3 पॉइंट और लिख दिए कि भारत का क्या क्या सुझाव था वहां पर, यदि आप वो लिख दे, सपोज कीजिए आपका आंसर कितना अच्छा हो जाएगा, है ना. सर नेक्स्ट सर.
सो है ना, सो वी विल बी कवरिंग दीज थिंग्स। और अभी आपको है ना इन सब नोट्स बनाने, बार बार है ना 10 मैगजीन पढ़ने, 10 आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी विल कंपाइल एवरीथिंग, वी विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। जो भी कीवर्ड्स हैं है ना, वी विल इंश्योर कि आप वो कीवर्ड्स भी यूज़ करें, और कैसे यूज़ करें वो भी बताएंगे थ्रू आर नोट्स। है ना, आपने हैंड रिटन नोट्स देखा ही है ना, वी विल बी अप्रोचिंग द कंटेंट इन दैट वे। नेक्स्ट इज एग्जामिन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगेन द टॉपिक इज वेरी वेरी स्टैटिक, है ना, सबको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंपॉर्टेंट है, बट पूछेगा क्या इलेक्शन कमीशन से, दैट बिकम्स चैलेंज। है ना, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी रिलेटेड पूरे साल भर न्यूज़ चली है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR सबने सुना है ना, उसमें जो आपका रिफॉर्म वाला कंपोनेंट है वो तो है ही है, साथ में क्रिटिसिज्म वाला कंपोनेंट है वो भी पूछा जा सकता है। बिहार इलेक्शंस में क्या क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड बहुत सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था, जैसे 28 पॉइंट इनिशिएटिव लॉन्च किया था इन द मंथ ऑफ अगस्त। उसके बाद पहली बार है ना मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटी का वोटर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, वो था 100% वेबकास्टिंग, है ना, वो भी इंट्रोड्यूस। बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए थे बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो दे हैव आस्क्ड दिस, है ना। सो आपको ये सारी चीज़ें कंपाइल करके वी विल बी हैविंग अ सेशन ऑन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रीसेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। आप अगर देखोगे अभी दिसंबर में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे लोकसभा में डिबेट भी हुआ था इन द विंटर सेशन। सो दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके 71st मेंस के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, SIR, these things are very very important. So we will see once we do the election wala component in the current affairs part. So this is again evaluate the effectiveness of Bihar Mukhyamantri Kanya Uthan Yojana. And this is a very very famous scheme of बिहार गवर्नमेंट। तो सिमिलरली जीविका से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया है इन पेपर 2। बिहार की स्कीम्स बिकम्स इंपॉर्टेंट, है ना, और अभी रिसेंटली नई गवर्नमेंट आई है, उसके बाद बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। सो यू हैव टू डू दैट ऑल्सो, एंड दैट विल बी कवरिंग इन द बिहार स्पेसिफिक वाला कॉम्पोनेंट। एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ चाइना फैक्टर ऑन इंडियाज रिलेशन विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब आप सोचो कि अगर आप इस क्वेश्चन को लिखने जाओगे तो आपके पास क्या था करंट अफेयर्स में ना, कि आप एक जगह कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। यू हैव टू यूज योर नॉलेज, है ना, आपका जो भी इवेंट चल रहा है ना, वेदर इट इज़ बांग्लादेश, वेदर इट इज़ नेपाल, नेपाल का क्राइसिस भी देखा ही देखा, पाकिस्तान में चल रहा है, श्रीलंका में चल रहा है, मालदीव्स में चल रहा है, इन म्यांमार चल रहा है। तो इंडिया के इन एंड अराउंड जो भी साउथ एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पर चाइना का क्या रोल है, CPEC के बारे में आपको पता होना चाहिए, BRI के बारे में पता होना चाहिए, चाइना की सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है ये पता होना चाहिए, चेक बुक डिप्लोमेसी क्या है ये पता होना चाहिए, है ना, गवर्नमेंट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है वो आपको पता होना चाहिए, लुक ईस्ट पॉलिसी पता होना चाहिए, सागर डॉक्ट्राइन पता होना चाहिए। सो इफ यू आर हैविंग दीज मैनी कीवर्ड्स, दीज मैनी ना नॉलेज इन योर किटी, तो ये आंसर करना बहुत आसान होता है। सो वी विल बी टैकलिंग जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, है ना, जो जियो पॉलिटिक्स के इश्यूज हैं इन एंड अराउंड इंडिया ऑल्सो, और जो ग्लोबल लेवल पे भी चल रहे हैं, जैसे वेनेजुएला का क्राइसिस हो गया, जैसे ईरान का क्राइसिस हो गया, वेस्ट एशिया क्राइसिस हो गया, जो हमारा पीस प्लान का प्रपोजल है इन द गाजा, इन रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड जो पीस प्लान चल रहा है। सो वी विल टेक ईच एन इंपॉर्टेंट ग्लोबल इशू ऑल्सो, ताकि आप उसको अपने एस्से के पार्ट में भी यूज कर सको ना। एस्से में भी कई बार एग्जाम्पल देना होता है, यू कैन राइट देयर ऑल्सो। सो वी विल बी कवरिंग दीज थिंग्स ऑल्सो। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज निगोशिएशंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन अचीविंग SDGs 7, है ना। दिस इज ऑल्सो अ करंट अफेयर्स। अब आपको लग रहा होगा SDG के रिलेटेड पूछा है क्लाइमेट चेंज निगोशिएशन, बट रिमेंबर कि ना अभी रिसेंटली क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशंस एग्जिटेड फ्रॉम UN FFC ऑल्सो, है ना, और दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। COP30 हुआ था ना, COP30 हुआ था, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो बिकॉज ऑफ दिस दिस क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन वाला क्वेश्चन इज आज। सो करंट अफेयर्स में पूछ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ना उसको एनालिटिकल बना रहे हैं कि SDG से रिलेट कर दो, बिकॉज एक आम बच्चा जो मेंस दे रहा है उसको SDG के बारे में पता होगा, तो आपको SDG से इंटरलिंक करना है जो क्लाइमेट चेंज के नेगोशिएशन चल रहे हैं। तो नेगोशिएशन में चल क्या रहा है, पहले तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि ना COP30 है, उसमें क्या क्या बातें हुई, इंडिया ने क्या प्रपोजल रखा, इंटरनेशनल कॉपरेशन के लेवल पे क्या हो रहा है, US एग्जिट कर रहा है, उसका क्या इंपैक्ट है। सो यू हैव टू हैव 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी इशू। यहाँ पर आप देखो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछा कि COP30 के आउटकम बता दीजिए या COP30 में इंडिया का इनिशिएटिव बता दीजिए। सो क्वेश्चन और इज एनालिटिकल। वो भी 7 मार्कर में पूछा है सर ये क्वेश्चन, 7 मार्क है में ना। पूछा है ना, दिमाग इतना हिलाने वाला है। और कॉम्प्लिकेटेड है ना, क्वेश्चन इफ सेवन यू मार्कर पूछा है। डोंट नो विद इन 5-7 10 मिनट्स या 5-7 मिनट्स आप कैसे लिख पाओगे, आप सोचो ना, विद क्वालिटी आंसर स्ट्रक्चर्ड वे में। सो यू हैव टू हैव अ क्लियर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। सिमिलरली है ना, लद्दाख 6 शेड्यूल स्टेटस बहुत बहुत ईजी था, है ना, एवरीवन माइट हैव नोन कि ये टॉपिक आने वाला है या आ सकता है। डिस्कस द रीसेंट डिमांड्स फॉर स्टेटहुड, है ना, वेरी वेरी इजी। डिमांड क्यों है ये पूछा, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्लीकेशन ऑफ दिस डिमांड। तो दिस इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, है ना, अगर आप प्रिपेयर करके जा रहे हो तो दिस इज अगेन
अ सिंपल क्वेश्चन। बट यहाँ पर और में आप देखोगे क्या पूछ रहा है, मिशन कर्मयोगी। कर्मयोगी इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड स्कीम है ना, 5-7 साल पुरानी स्कीम है। बट यहाँ पर ये करंट अफेयर्स में क्यों पूछा है, नो वन नोज। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ये नोट करने वाली, कि जो और का ऑप्शन है, यू विल गेट ओनली वन ऑप्शन देयर ना। आपको मान के चलना है कि आपके पास एक ही ऑप्शन है जिसमें आप अच्छा लिख सकते हो, विच इज़ दिस, है ना। इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया गया कि आप लॉन्ग में एटलीस्ट एक अटेम्प्ट कर पाओ। आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा ना। इफ़ यू आर वेल रेड, आपने आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, इफ़ यू नो मिशन कर्मयोगी, यू कुड हैव रिटन दैट। बट इतना तो एक्सपेक्टेड है कि ये 6 शेड्यूल वाला आप पढ़ के आए होगे अच्छे से। तो ऑप्शंस हमेशा आप देखोगे इन द 71st ऑल्सो। एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो सबको पता होगा ना, कि हाँ चलो जैसे ये लास्ट 71st में, सॉरी 70th में, दे आस्क्ड अबाउट रशिया यूक्रेन वाला, है ना, क्यों हो रहा है, 3 साल हो गए हैं ना, इस तरीके से पूछा था। सो दैट एवरी वन माइट हैव नोन, क्योंकि उस समय डील की बात हो रही थी। सो दिस वॉज इंपॉर्टेंट थिंग, कि एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आ रहा होगा, अदर का पता नहीं है। तो ऑप्शंस आपके पास ऐसे ही चलेंगे कि आप दो ऑप्शंस फिर से नहीं यूज कर सकते। अगेन यहाँ पर भी ऐसे ही है। टैरिफ वॉर, अगेन करंट, एनालाइज द टैरिफ इम्पोज्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम एंड डब्ल्यूटीओ प्रिंसिपल्स, है ना। अब डब्ल्यूटीओ प्रिंसिपल्स आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे कॉन्टेक्स्ट में लिख पाओगे। गेटिंग, सो थोड़ा सा आपको एक स्टेप अंदर भी जाना है स्टैटिक वाले पार्ट में, कि भाई क्लेम क्या है ना। जो हमारा ग्लोबल ट्रेड सिस्टम है उसको गवर्न कौन कर रहा है, क्या प्रिंसिपल्स हैं। जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस का सिग्निफिकेंस क्या है, तो पहले आपको यूनाइटेड नेशंस के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स तो पता होने चाहिए ना। उस बेसिस पे आप एनालाइज करोगे कि हाँ, आज जो चीज़ें हो रही हैं वो यूएन को कितना खतरा पहुंचा रही है ना, कि वेदर यूएन इज रेलेवेंट और नॉट टुडे। सो ये क्वेश्चन भी बहुत पर्टिनेंट है, यूएन ऑल्सो वी विल बी कवरिंग इन द करंट अफेयर्स सेशन। तो डिस्कस इंडियाज रिस्पॉन्स, अब पूछ रहे हैं कि इंडिया का रिस्पॉन्स क्या था, एंड लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन ऑफ दिस टैरिफ पॉलिसी ऑन इंडियाज ट्रेड स्ट्रैटेजी। तो इंडिया का ट्रेड स्ट्रैटेजी जो है, इंडिया का ट्रेड स्ट्रैटेजी में आप किसकी बात कर सकते थे, इंडिया रशिया के बारे में बात कर सकते थे, इंडिया चाइना, इंडिया दिस ईरान के बारे में बात कर सकते थे। सो यू कुड हैव टॉक्ड अबाउट इंडिया का ट्रेड स्ट्रैटेजी कैसे चेंज हुआ है। अब इसके लिए आपको लाइक बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए इस चीज़ पे। तो वी विल ट्राई टू कंसोलिडेट थिंग्स इन द टर्म्स ऑफ वट एवर इज इंपॉर्टेंट ना, किस किस डायमेंशन में, किस किस डोमेन में बीपीएससी सवाल पूछ सकती है, उसके सब पार्ट्स हो सकते हैं। वी विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग व्हेन वी कवर दीज 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो करंट अफेयर्स ओवरऑल मैं यही दिखाना चाह रहा था कि कैसे इवॉल्व हुआ है। यू कैन सी दिस पेपर, डीएसओ वाला पेपर आई विल बी डिस्कसिंग सेपरेटली ना, इसमें हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, इन द GS2 पेपर ऑल्सो वी विल हैव अ सेपरेट डिस्कशन। So this was about the recent paper conducted by BPSC. Now we will have a look at this thing, है ना, about the notes thing. Notes में you will be getting something like this, है ना, I have already shown। तो आपके लिए बहुत आसान होगा, इसको रीड करना है मल्टीपल बार, एब्जॉर्ब करना है, राइट द क्वेश्चंस, है ना। एट द एंड वी विल बी गिविंग आफ्टर ईच एंड एवरी टॉपिक आपको क्वेश्चंस कुछ दिए जाएंगे, दैट यू विल हैव टू प्रैक्टिस, यू कैन प्रैक्टिस, एंड डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगा। एंड दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। सी यू ऑल ऑन 6 फरवरी। जिनको भी ये कोर्स एनरोल करना है, वी विल हैव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, कमेंट में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। सो एवरीवेयर द लिंक विल बी अवेलेबल। फॉर एनी फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर विद द HR मैम, एंड शी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। So, Suprabhat sir, the final, any suggestions, anything which you want to discuss about the mains module, current यस affairs सर, का जो है? डेफिनेटली। देखिए, करंट अफेयर्स के बारे में हम लोगों ने बहुत चर्चा कर लिया है ना, लेकिन ये चर्चा सक्सेसफुल तभी होगा जब इसके इंग्रेडिएंट्स आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। बिल्कुल। है ना। आप अभी 70th बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आएगा, है ना, और उससे पहले लगता है कि शायद आपके मेन से पहले आ जाएगा, या आपने 69th का रिजल्ट देखा होगा, कुछ कॉपीज देखे होंगे आप लोगों ने, कैसे लोग लिख रहे हैं। तो यू आर वेल अवेयर कि जो लोग करंट अफेयर्स को अपने आंसर में लिख रहे हैं उनको मार्क्स मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको मार्क्स नहीं मिल रहा है, हम्म। क्योंकि जो आंसर का टेम्पो है वो करंट अफेयर्स ही सेट करता है। किसी भी आंसर का टेम्पो जो है ना, कोई भी आंसर चाहे आप स्टार्ट कर लें, स्टैटिक उठा लें, सपोज कीजिए आप स्टैटिक का ही कोई क्वेश्चन उठा लें, उसका भी टेम्पो जो है वो आप करंट अफेयर से कर सकते हैं। जैसे मधुबनी पेंटिंग यदि पूछ दिया, तो उसका भी टेम्पो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि पिछले बार बजट में निर्मला सीतारमन मैम ने दुलारी देवी के द्वारा गिफ्टेड जो है वो साड़ी जो है वो पहना था, जो कि मधुबनी आर्ट को दिखाता है। तो वो एक हम्म। इंट्रोडक्शन में टेम्पो सेट कर दिया है कि नहीं। हम्म। हम्म। और ऐसा टेम्पो सेट किया कि वो आपका दूसरे जो आपके बैचमेट या फिर जो आपके साथ वाले ने लिखा है उस आंसर को, उससे बिल्कुल ही वो अलग ले गया। अब सपोज कीजिए मैं यदि 100 कॉपी चेक करूं एक दिन में, और सब में मुझे ये देखने को मिले कि मधुबनी पेंटिंग एक प्रोमिनेंट जो है वो
आर्ट एंड आर्किटेक्चर फॉर्म है, आर्ट का फॉर्म है बिहार का, तो 99 कॉपी में से मुझे यदि यही मिले 90 कॉपी में, और यदि 10 कॉपी में से मुझे उसको करंट का एलिनेशन मिल जाए मुझे, तो फिर ऑब्वियस बात है एज अ चेकर तो मैं प्रभावित होऊंगा ही कि चलो इसने कुछ अलग लिखा है, ये तो सबको पता है भाई कि ये फोक आर्ट का फॉर्म है। तो इसीलिए करंट अफेयर्स क्या करता है, आपके आंसर को हॉलिस्टिक बनाता है, पहले टेम्पो सेट करता है, आपका कंटेंट को इनरिच करता है, और एक बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के माध्यम से आपके मार्क्स को इम्पैक्ट करता है और बढ़ा देता है। तो करंट अफेयर्स इज समथिंग विच वी कैन नॉट मिस। और करंट अफेयर्स में सब कुछ भी नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो हमारे लिए जरूरी है ना। हमें क्यों पढ़ना कोई भी फालतू चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं। बहुत सारे जगह बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं लोग, और फिर बहुत सारी जगह न्यूज़पेपर्स में भी बहुत सारी चीजें आते हैं, स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू डिसाइड कि करना क्या है भाई, कौन सा चीज पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। और क्वेश्चन भी आपने जैसा सर ने अभी डिस्कस किया, डीएसओ का पेपर पहले कभी ऐसा नहीं होता था। आप पिछले वाले डीएसओ के पेपर्स यदि आप उठा के देखेंगे, इतना एनालिटिकल क्वेश्चंस जो है वो नहीं आते थे। एसडीजी क्या है बताइए इसके बारे में, भारत क्या कर रही है इसके लिए, बस सीधा क्वेश्चन। उसको क्लाइमेट एक्शन से जोड़ दिया है ना। G20 क्या है इसके बारे में बताइए, रिसेंट G20 मीटिंग्स में क्या आउटकम्स में। अब उसका इम्प्लीकेशन जो है वो आप इंटरनेशनल भारतीय लेवल पे उसका सिग्निफिकेंस, ये सब ऐसा कोई एनालिटिकल क्वेश्चन कभी नहीं आता। तो यस, इस अगर अगर एनालिटिकल पूछना क्वेश्चन, भी होता तो सिंपल वो पूछता इम्प्लीकेशन क्या है ना। बट दे हैव यस गिवन सर। दिस, है ना, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ग्लोबल उसके अकॉर्डिंग ऐसे उन्होंने दे दिया, तो आपको उसी के ऊपर लिखना पड़ेगा। तो दैट इज द लिमिटेशन अभी के लिए, सरप्राइजिंग स्पेसिफिक। एलिमेंट तो ये है सर कि ऐसे क्वेश्चंस दे आर आस्किंग इन 7 मार्कर एंड 8 मार्कर्स, 7 मार्कर, है 8 ना। मार्कर, बिल्कुल। 7 और 8 नंबर में आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इट मींस दैट यू कैन नॉट स्किप दोज। लोग बोलते हैं कि शॉर्ट आंसर के लिए तो अंत में 20 मिनट बचा के रखो, 4 4 मिनट में लिख दो जो आ रहा है, 2 नंबर 3 नंबर तो मिल ही जाएगा, नहीं है ना। धीरे धीरे बीपीएससी शिफ्टिंग फ्रॉम दैट पैटर्न। वही और ना, आपको ये, 4 मिनट में आप कैसे कॉम्प्रिहेंड करोगे, आप बिल्कुल कैसे रिकलेक्ट करोगे इतना, है ना, वाइड डाइवर्स डेटा, फैक्ट, एग्जाम्पल्स, और फिर लिखोगे, दैट बिकम्स अ चैलेंज। तो कंटेंट आपके खून में बहना चाहिए, कुल मिला के ये बात है, विद यस रिस्पेक्ट टू सर। मेंस बाय द एंड ऑफ वो 15 अप्रैल, है ना। बस इतने तक आपके जो स्टैटिक पार्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, ये सब आपके कंटेंट खून में बहना चाहिए, दिमाग में 24 घंटे ये सब चीज़ चलनी चाहिए व्हेन यू आर स्टडिंग। सो वी विल क्लोज दिस सेशन, ज़्यादा यस सर लंबा नहीं खींचते, डेफिनेटली। वी विल हैव डिस्कशन इन द डिटेल वंस वी स्टार्ट द क्लासेस। उसके बाद भी वी विल हैव डिस्कशन, डाउट, एवरीथिंग विल बी देयर इन ईच एंड एवरी सेशन जब भी हम लोग लेंगे क्लासेस। जो डिटेल्स हैं वी विल शेयर ऑन 5th और 6th इन द मॉर्निंग। जिनको एनरोल करना है दे कैन स्टार्ट एनरोलिंग, and we will process the admissions in the coming 4 5 days. This was all. Now everyone can ask the doubts. Yes, please ask. किसी को भी कोई डाउट है, जनरल डाउट ऑल्सो यू कैन आस्क।